चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान और कानूनदान में अपने नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान हाजिर है। लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले और लाड़काना के आला तालीमी याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब इरशाद अली चांडियो साहब के साथ आपके चैम्बर में मौजूद हैं और अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वकील बेहतरीन वही वकील होता है जो अपने क्लाइंट को इंसाफ फराहम करे और करवाए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? सर हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। मेरा नाम इरशाद अली चांडियो है। हमारे बेसिकली बैकग्राउंड में जो बड़े हैं वो सारे उस्ताद घराने से रहे हैं, एजुकेशन से ताल्लुक़ रहा है। मेरी तालीम कुछ गाँव में है जो मुझे अपने बड़े चाचा ने दी। जी, ताल्लुक़ कहाँ से सर आपका? हमारा ओरिजिनली ताल्लुक़ हमारा लाड़काने से जी, लाड़काने से है। लाड़काने के बाहर एक छोटा गाँव है हमारा। जी, अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। इब्तिदाई तालीम में 5वीं तक तो मैंने घर में पढ़ा। अच्छा। बड़ा चाचा टीचर था, अलावा साहब फंक्शन के बाद मैं हाई स्कूल में यहाँ आया लाड़काने में। जी। जी। कॉमर्स कॉलेज से फिर मैं सिंध यूनिवर्सिटी चला गया। सिंध यूनिवर्सिटी में मैं फारिग हुआ जैसे फिर आगे कौन से सन में LLB किया आपने? LLB मैंने किया है 97-98। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? माशाल्लाह आपने 5वीं तक और 6ठी तक हमने भी माजी गुजारा है, तो ज़मीनों पर बैठ के तालीम हासिल की है। बिल्कुल हमने बैठ के वहाँ स्कूलों में मुझे तो अभी तक वो हमारे गांव में एक ही स्कूल था। जी। हम बड़े हुए स्कूल था। मेरा चाचा लावा साहब खान बड़ा टीचर था, उनके मामू वो भी टीचर थे अब्दुल करीम खान जी। क्योंकि बचपन में हमें वो घर में स्कूल मिला 5वीं तक। जी। आस्ता आस्ता यूँ बढ़ते गए तो आगे बड़ों की रहनुमाई थी। बाप ने कहा कि भाई आगे चलना है, पढ़ना है। फिर हमने कुछ हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे दोस्तों ने कहा कि भाई यूनिवर्सिटी तक जाना है। फिर यूनिवर्सिटी तक गए हम, कोशिश की कि कमीशन के थ्रू कहीं निकल जाएंगे रोजगार की तलाश में। कुछ दोस्तों ने एडवाइस किया कि नहीं भैया आप लॉ में फिट रहें, आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी वकालत करें। निज़ाम तालीम के हवाले से अगर बात कर रहे हैं हम, तो हमारे आपके दौर में तालीम और तरबियत का बोझ हासिल था। बदकिस्मत से हमारे मुल्क की है कि तालीम पाकिस्तान में आम है, तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जा रहा है। इस फुकदान को कैसे दूर किया जाए? इस पे उस्ताद का कसूर मैं कहता हूँ कि कुछ हद तक है, वालिदैन की जिम्मेदारी है जी। और मौजूदा सिस्टम जो गवर्नमेंट का है जी। वो भी जिम्मेदार है। क्योंकि एक तो बजट बहुत कम रखते हैं तालीम के लिए, जी। बहुत ही कम रखते हैं। दूसरा जो हमारे सरकारी स्कूल है उन पे उनकी तवज्जो नहीं है। जी। प्राइवेट स्कूल सिस्टम जो चला रहा जी, है इस बिल्कुल। मुल्क में जी। वो ज़्यादा नुकसान कर रहा है जी। तालीम को। प्राइवेट स्कूल में जो कैपेसिटी है जिसकी पढ़ाने की, उनके बच्चे तो पढ़ के आते हैं। जो गरीब आदमी है, निचले तबके का है, मिडिल क्लास का आदमी है, वो उनकी प्राइवेट में अच्छी। तो सर आप क्या समझते हैं कि निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादातर फोकस तो गवर्नमेंट को जो आनी चाहिए उसको ज़्यादातर तो तालीम ही है, एजुकेशन ही है। दुनिया में कहीं भी चले जाए हम सुनते आ रहे हैं कि ज़्यादातर तालीम ही है आदमी के लिए, जो उनके लिए तरक्की करते हैं, वही तरक्की कर सकता है। वो अच्छी तालीम हो, टेक्निकल तालीम हो, वो स्किल हैंड हो। यहाँ तो प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर वही आगे। सर आपको शोबे वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसा है? यहाँ मेरा आने का मकसद एक तो मेरे दोस्त थे मनसद चलामा हैदराबाद में वकालत करता है, मुझे उसने वहाँ बिठाया अपने पास। सारा कुछ
कुछ नहीं किया। हम्म, और कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई आप वकालत करें, गरीबों को इंसाफ के मसाइल, कुछ और मसाइल थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के मसाइल थे, आप आए करें। फिर हम उनके कहने पर चले। कुछ साल मैंने हैदराबाद में प्रैक्टिस की, जी। और उसके बाद मैं लाड़काना, ये मेरा आबाई। जब आपने अपनी प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया, आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मेरे सबसे पहले जो वकालत में आए, जी, वकालत। तो मेरा मोहम्मद सैफुल अवानी था, जी, मुझे वो ही ले आए, जी, उन्होंने मुझे गाइड किया। दूसरा मेरा जुल्फ़िकार अली शेख साहब थे, उन्होंने काफ़ी मुझे आगे बढ़ाया, जी। आगे किया। कि हैदराबाद में दौरान ही मैं वकालत के, जिससे मैं ज़्यादातर मुतासिर हुआ और ज़्यादातर जिसने मुझे थोड़ा सा इल्म भी दिया, वो मरहूम रसूल बख्श खान हमारे थे। माशाअल्लाह, वो सुप्रीम माशाअल्लाह। कोर्ट में वकील थे, जी। मुझे अपना समझो बेटा ही समझते थे। माशाअल्लाह। मैं रहता उनके जैसे कि आपने 3 शख्सियत के नाम बताए अपने सीनियर के, जैसे कि आपने अपने सीनियर से आला तालीम हासिल करते हुए आला मुकाम तक जा पहुंचे हैं आप। नए आने वाले वकला अपने सीनियर की प्रैक्टिस से नाला नजर आते हैं, आर्गूमेंट्स के मौके पर उनसे बात नहीं की जाती, शॉर्टकट चाहते हैं, जबकि प्रोफेशनल शोबा है और लाइफ टाइम शोबा है ये। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एक्चुअल में मैं फील्ड में आने से पहले मुझे इल्म नहीं था कि वकालत में क्या क्या जी, मुश्किलातें हैं। एक तो ये कहते हैं, हम तो सुन रहे थे कि भाई ये लॉर्ड प्रोफेशन है, बाकी लॉर्ड है, जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ज़्यादातर मेहनत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता जी, है। बेशक। जो नए कानून बनते हैं, जो नए डिसीजंस पाकिस्तान में हो जी, रहे हैं जी। कोर्टों में, उसको पढ़ना पड़ता है, मुआशरे को देखना जी। पड़ता है, इन सारी चीज़ों को। और उनके अलावा वकालत में जो अगर करनी है, आना है, मैं तो अब तो दोस्तों को कहता हूँ, तो भाई आप इस फील्ड में आए तो कुछ सालों तक आप उसको पढ़ें, जी, बिल्कुल। असेसमेंट करें। आप यहाँ पर रह सकते हैं इस फील्ड में तो वकालत जी। करें, वरना इस वकालत की फील्ड में ज़्यादातर टाइम पहले 5-10 सालों तक तो इनकम भी कम होती है। सर, जैसे कि अभी आपने फरमाया कि आपने अपने करियर का आगाज हैदराबाद से शुरू किया, हैदराबाद से लेकर लाड़काना तक कभी आपने बार की सियासत में हिस्सा लिया? बार की सियासत में हम यहाँ नया नया आया, मैंने यहाँ बार की सियासत में हिस्सा लिया। यहाँ पर लाड़काना में इलेक्शंस हर साल नहीं होती थी। जी। हमने कुछ हमारे दोस्त बनाए, हम्म, उन्होंने फिर वो फैसला किया। मेरा लाड़काने में आने से पहला, सबसे पहला जो मेरा बोर्ड दोस्त बना वो था मरहूम सरफराज खान। जो डिसीजन लेता था वो कहता था कि इलेक्शन होनी चाहिए, फिर आस्ते आस्ते बढ़ते गए जी। दोस्त। और हमने फोकस किया सिंध बार काउंसिल को, उनसे राब्ते में रहे, जी। इलेक्शन होनी चाहिए, हम्म, इलेक्शन हर साल होनी चाहिए। फिर ये लाड़काना की जो बार में वो जो डर था वकीलों में, जी। बड़े बड़े वकील जो हैं, क्या करेंगे, क्या शुरू करेंगे। यहाँ तक तो ज़्यादातर लाड़काने में पीपल्स पार्टी का रोल है। जी, जी। उनकी डर की वजह से वो ज़्यादातर कम ही आते थे इलेक्शन के हिस्सा में। फिर हमने वो मिल के सारा कुछ ये ख़त्म जी। किया। अब हर साल इलेक्शन होती है, हर आम आदमी भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। हमने भी जीते इलेक्शन, यहाँ भी हाई कोर्ट में भी जीते हैं मैंने इलेक्शन। फिर वो अभी ये माहौल हो गया है कि वकील में वो पहले वाला जो मैं 2004-05 में यहाँ आया था, जी। वो ख़त्म हो गया। राइट। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा हैं? नहीं सर, मैं पॉलिटिकल कोई भी सियासत नहीं की, न यूनिवर्सिटी में की ये न यहाँ की। काली कोर्ट की सियासत की है? बस काली कोर्ट की, वो भी इस वजह से था जो जुडिशरी में जो क्लर्कों का जो एटीट्यूड था। सर, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं। जी। उसमें उसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा सर, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपके नजदीक वकालत चंद और बड़े मसाइल क्या है? वकालत में जो एडवोकेट को मसाइल होते हैं, सबसे पहले तो उनका जो केस है, जी। जो सिविल सूट हो, हम्म, तो कम से कम एडमिट होना चाहिए, जी। उसको नोटिस होना चाहिए। या हाई कोर्ट में जाते हैं, जूनियर से पिटीशन है, कम से कम वो जजों को नोटिस करना चाहिए कि उसको रोजगार का मसला है, जी।
तो ये वकला की वेलफेयर के प्रोग्राम के हवाले से रुकावटें कहाँ पेश आ जाती हैं? वकीलों की जो वेलफेयर है, एक तो हमारा सिंध बार काउंसिल का इदारा है जी जो आज तक किसी वकील की वेलफेयर नहीं की, जी मुख्तलिफ बहानों से आज तक हम कह रहे हैं। मैं 20-25 सालों से कह रहा हूँ जो सिंध बार काउंसिल के नुमाइंदे जी वकीलों की जो बेनुअल फंड है उसको थोड़ा इन्हांस करें। कम से कम 60-65 साल के बाद वकील अगर कोई वकालत करता है तो ठीक है, अगर घर बैठता है तो इतना उसको मिलना चाहिए पैसा सिंध बार काउंसिल। तो सर इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट बार और हाईकोर्ट बार सिंध बार की क्या खिदमत है? खिदमत में ये है उनको फैसिलिटेट करे कम अज कम। जो बड़ी बारें हैं, हाईकोर्ट बार की हैं, सुप्रीम कोर्ट बार की बारें जी। हैं, वो फैसिलिटेट नहीं करती है जूनियर वकीलों को, आगे नहीं लाती है। वो उनके अपने मनपसंद आदमी हैं, उनको आगे लाती देखने में आ रहा है कि सर आजकल बार की क़यादत कामयाब होने के बाद, मुंतखब होने के बाद अपने ज़ाती मफादात के खातिर बेंच और बार में अक्सर तसादत पैदा हो जाते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल है जी। ये है। जी। जब से जजेस सियासी पार्टियों के आए जी उसी बेसिस पे, उसी ब्यास पे ये वकीलों को टाइम टू टाइम कम करते हैं जी किसी न किसी वजह से। पहले नहीं था, वकील जज के पास फेस वैल्यू नहीं होता। जी अब वो सियासी पार्टी अपने जजेस लाए हैं, ज़ाहिर है वो मुखालिफ का काम नहीं करते। देखने में ये भी आ रहा है सर आजकल कि जज साहिबान अदालतों में बेंच, खासकर बेंच की बात करूँगा मैं, कि चेहरा शनासाई के तहत अदालतों में वकला को सुनती भी हैं और फैसले भी करती नजर आ रही हैं बेंचें, ऐसा कुछ है? नहीं, सुनते तो हैं। जी। ये नहीं है कि जो वकील केस पिटीशंस ले जाए, अपील ले जाए, रिवीजन ले जाए, या फिर मिसलेनियस वर्क ले जाए, सुनते हैं। ये है कि अपने फेस वैल्यू को ज़्यादा तरजीह देते हैं और जो जूनियर हैं वकील जिसका फेस वैल्यू नहीं है उनको जी कम सुनते हैं। काबिल ये है थोड़ा जी सा फर्क है, मगर सुनते जरूर हैं। सर, काबिल वकील वही कहलाता है और बेहतरीन वकील वही कहलाता है जो अपने क्लाइंट को अदालतों से रिलीफ लेकर दे। आपकी क्या राय? बिल्कुल ये वकील का काम तो पहला ये होना चाहिए तो कम से कम अपना जो केस लड़ रहा है, जी। जो आया है वकील अपने फीस ले रहा है, जी। तो उसका कुछ ना कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। हर बार जो है कंप्यूटराइज्ड है, चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता, जाली वकला की भरमार पाई जाती है। आप जैसी शख्सियत, प्रोफेशनल शख्सियत बुरी तरह मुतासिर होती है, जाली वकला की भरमार को कैसे रोका जाए? ये सिंध बार काउंसिल को टीम बनानी चाहिए। जी। टाइम टू टाइम मैंने देखा है कराची में कि जाली वकील जी। होते हैं या कोई शागिर्द होता है, पढ़ता जी। है, काला कोट पहन के आ जाते हैं। कम से कम इनको कमेटी बनानी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये इनरोलमेंट से पहले वकील की एक से वेरिफिकेशन होनी जी। चाहिए। इनकी तालीमी इसनाद जो है सही है, जी, गलत है, जी। इन पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए और इस कमेटी को हर ज़िले में जाना चाहिए और उन हर डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट को कम से कम नहीं तो जनरल सेक्रेटरी 2 को मिला के उनको कहें कि भाई ऐसा वकील जो नहीं है जी, इनको जी। काला कोट पहन के अब आ रहा है कोर्टों में जी। और जो क्लाइंट्स को धोखे दे रहे हैं उन पे उनको लिखना चाहिए। निचली सतह की ये सिंध बार काउंसिल नहीं कर रहा आज तक। क्यों? ये पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है। पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बनता है, आपके ख्याल में बार को और सिंध बार कौंसिल को कैसे बहाल और मजबूत बनाया जाए? जब तक वकील एक पेज पे नहीं होंगे तो ये तो मुश्किल है, मुझे नजर नहीं आ रहा। आजकल काफी वकील जो धरने लगा रहे हैं या कोई जुलूस निकाल रहा है तो उनके अपोजिट ग्रुप उनको नाकाम कर रहे जी। हैं। ये सिंध बार काउंसिल के जो मेंबर जा रहे हैं इलेक्शन जीत के 5 जी, साल के जी। लिए, वो सिर्फ अपने बंदों को सपोर्ट करते हैं, इश्यूज पे बात नहीं करते। वकील का क्या इशू है, वकील के साथ क्या मसाइल है, उस पे वो सिंध बार काउंसिल कोई भी काम नहीं। निचली सतह की अदालतों में करप्शन की भरमार पाई जा रही है, क्यों? निचली सतह की अदालतों में करप्शन की भरमार पाई जा रही है, क्यों? करप्शन तो निचली सतह पर नहीं है, इतनी शिकायत तो कम ही मिलती है हमें। अगर है भी तो कम से कम वो सेशन जज का अहम रोल होना चाहिए।
مقدمات کے حوالے سے آپ کی پریکٹس آج کل کن مقدمات پر ہے؟ وکالت کر رہا ہوں کانسٹیٹیوشن پہ، جی کرمنل پہ ہے، سول پہ ہے، ریونیو سائڈ پہ ہے، بینکنگ سائڈ پہ ہے، ان سائڈ پہ جو یہاں ہے تو سروس میٹر پہ ہے۔ سول مقدمات کے ساتھ فیملی مقدمات کی بھرمار پائی جا رہی ہے، نئے اور پرانے مقدمات کو آپ کے تجربات کی روشنی میں کیسے نپٹایا جائے؟ فیملی کیسز میں تو ایزی ہے، وے ہے، اگر وہ دونوں وائف اور ہسبینڈ میں اگر پری ٹرائل فیل ہو جاتا ہے تو اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں جج میں، یہ لا ہے فیملی لاز میں۔ جی پر بعض اوقات تو وہ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، ٹائم اس کا چلا جاتا ہے کہ دونوں کو ایویڈنس ہونی چاہیے۔ سول اور فیملی مقدمات کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک آرڈر سامنے آتا ہے کہ 90 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہے، کیوں؟ یہ نیچے والے جج فیملی کورٹ کے ججز میں ہے تھوڑی سی بات ہے، میرے خیال میں تو زیادہ تر تو 90 دن سے پہلے ہی ہونے چاہیے، جی کیونکہ جب لا آپ کا کہتا ہے تو وہ جو ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل ہوتی ہے اس کا ٹائم ہے 30 ڈیز، جی 30 ڈیز تو اس کو دے رہی نہیں تاکہ وہ مخالف جی 30 ڈیز وہ نکل جاتے ہیں، WS آ جاتی ہے ریٹن اسٹیٹمنٹ، اس کے بعد پری ٹرائل پہ چلا جاتا ہے، تو پھر وہ تو 90 دن سے پہلے ہونا چاہیے۔ جی کبھی کبھار اگر ہو گیا ہے تو وہ جج کا ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں، کلائنٹ پریشان ہے، آپ کے خیال میں نئے اور پرانے مقدمات کیسے نپٹائے جائیں؟ میں جب سے سپریم کورٹ میں ممبر بنا ہوں جی میں نے 4-5 کیس داخل کیے وہاں فکسیشن کا بہت بڑا جی کیسز فکس جی میرے پہ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس وجہ سے بڑی کافی شکایتیں جی ہیں۔ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، ایک جیل اسی حوالے سے سر میں آپ کی جیل بات اپیل جی تھی وہ 5 سال میں فکس نہیں ہو سکتی۔ جی اسی حوالے سے میں نے ہارون رشید صاحب سے اور پھر مسعود چشتی صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ سر مقدمات جو ہیں التوا کا شکار کیوں ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نو کمنٹس۔ نہیں کمنٹس دیکھیں نا، وکیل اگر نہیں کہے گا تو کون کہے جی گا؟ ایک تو یہ ہے کہ جس جو ہائی کورٹ میں لسٹ بنتی ہے، ڈیلی کاز لسٹ ہے سپریم کورٹ، وہ زیادہ تر اپیلیں نہیں سن رہے ہیں، سول ریویژنس نہیں رہی ہیں، سول اپیل نہیں سن رہے ہیں۔ آج کل جو ججز ہیں اپائنٹ کیے گئے ہیں پولیٹیکل بیسس پہ، ان کا زیادہ تر ایکسپیرینس نہیں ایک سائڈ پہ ہے، کسی کا سول پر ہے، کسی کا پٹیشن پہ ہے، کسی کا کرمنل۔ اگر جس نے کرمنل کی وکالت کی ہے وہ جج بن گیا ہے تو وہ سول سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو پٹیشن کا وکیل ہے زیادہ تر تو وہ دونوں کو کیسز نہیں سن رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ دل کے بعد پٹیشن لاؤ، وہ سن۔ اس وجہ سے وہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ججوں میں بھی تربیت کا بڑا فقدان پایا جا رہا ہے؟ بالکل ہے، جی کیونکہ ججز وہ ہونے چاہیے جس کے تمام قانونوں پر گرفت ہونی جی چاہیے۔ بالکل لا یہی کہتا ہے، پرنسپل بھی یہی ہے کہ جج کو سارے قانون کا پتہ ہونا چاہیے، مگر یہاں میں دیکھ رہا ہوں لارکانہ میں ہی ہے، میری اپنی کورٹ ہے ہائی کورٹ میں، میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں یار آج اس کو نہیں سن، دوسرے کیس لگا، دوسرے کیس نیچے والے کو کہتے ہیں لگا، وہ جو ہم سن سکیں 20-25 سے زیادہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ یہاں پورا عمل دخل گورنمنٹ کا ہے، جی گورنمنٹ میں کچھ ڈیلے کر رہی ہے، کچھ پولیس ڈیلے کر رہی ہے، کچھ کمپلیننٹ سائٹ جو ہے اس وہ بھی ڈیلے کر رہی ہے۔ کبھی اوقات ایک کیس کو چلانے کے لیے یہاں پروسیکیوشن سرکاری وکیل کا ہونا ضروری ہے، ڈیفینس وکیل کا ہونا ضروری ہے، کیس پراپرٹی ہونا ضروری ہے، جج کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد فائنل کیس پراپرٹی کا ہونا ضروری ہے، اور کورٹ کا ٹائم بھی ہونا ضروری ہے۔ کیا آپ کے پاس جعلی مقدمات آتے ہیں اور اس وقت آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ میرے پاس تو جو آتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں۔ جی کسی نے بھی آج تک میرے 25 سال وکالت میں کسی نے مجھے نہیں کہا کہ بھائی میں یہ جرم کر کے آیا ہوں میرا کیس لڑو، ایسا کوئی بھی بندہ نہیں میرے پاس آیا۔ جو بھی آتا ہے کہتا ہے سر میں بے گناہ ہوں، میرا کیس لڑو، مجھے مجبور
में फंसाया गया, ऐसे ऐसी हम्म। पॉलिटिकल है, कभी रिश्तेदारों की वजह से है, कभी किसकी और की वजह, हालात की वजह से। तो आप इन मुकदमा को कैसे हैंडल करते हैं? उनसे सारी कहानी लेते हैं जी। तो भाई क्यों फंसाया गया आपको, किस वजह से फंसाया गया, फिर उसको कोर्ट में एविडेंस के दौरान उस चीज़ को ले आते हैं। 27वीं आईनी तरमीम आईनी अदालतें कायम की गई, क्या सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबान बाखूबी खिदमत अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आईनी अदालतें कायम की गई हैं? मैं इस चीज़ का थोड़ा मुखालिफ हूँ। जी आईनी अदालतों की ज़रूरत नहीं थी, जी क्योंकि पिटीशन से अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पूरे पाकिस्तान में जितनी भी हैं काम कर रही हैं, रजिस्ट्री काम कर रही हैं, वहाँ इनको थोड़ा सा बंद करें तो मेरे ख्याल में वो आईनी अदालतों की ज़रूरत नहीं जी बिल्कुल नहीं थी। ये सही काम कर रहे थे, ये अच्छा काम कर रहे थे। मैं ये याद है, मैं चौधरी साहब के दौर में, इफ्तिखार चौधरी के दौर में मैं देखता था कराची में, जी। उनसे काफ़ी मतलब मुलाकात हुई, वो अच्छा काम कर रहा था। स्पीडी ट्रायल हो रहे थे, उन्होंने बनाई थी 2009 में मेरे ख्याल में जी। ट्रायल, भाई लाल फाइल बनेगा, उसको जल्दी सुना जाएगा, इतने दिनों में सुना जाएगा। आज भी मैंने हाई कोर्ट में लाड़काना में अपीयर हूँ, लाइव फाइल जो भी जितने भी थे उन सभी में किसी ने भी आज आर्डर दिया। सर अदलिया में खामियों का सिलसिला जारी, जस्टिस तारिक महमूद जंगली की जाली डिग्री को करार देते हुए नोटिफाई किया गया। क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये काम है या सुप्रीम जुडिशल कमीशन का? एक तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट करने से पहले आप तो उनको वेरीफाई करेंगे जी ये इनकी जुडिशियल पॉलिसी के तहत होना चाहिए। तो भाई जिसको हम दे रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इसकी इसनाद कैसी है, कैसी नहीं है, इतने सालों के बाद उसके ऊपर एलिगेशन लगाना, ये मैं कहता हूँ कि इदारों का फुकदान है। तो सर आप अदलिया के हालात को किस निगाह से देख रहे हैं? यहाँ तो आजकल जो जुडिशरी काम कर रही है, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको मदद करे, इंसाफ करे लोगों को। मुल्क में बढ़ती हुई बीमारी साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है, हुकूमत वक्त की क्या खिदमत है और FIA का क्या किरदार है? FIA का किरदार यहाँ लाड़काना में तो ऑफिस बनाई गई है, तो वैसे सक्खर में होती थी कंप्लेन। एक केस मैंने चलाया था साइबर क्राइम का, यहाँ बड़ी दुश्वारी हो रही है कंप्लेनेंट के साथ। अगर वो कंप्लेन मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक लेडी है जिसको फेसबुक पे उसको गलत इस्तेमाल किया गया, उसकी नंगी तस्वीरें उसके खिलाफ कुछ बोला गया है, यहाँ से आना जाना उस लड़की के लिए बहुत मुश्किल है जी। उससे इतनी इन्वेस्टिगेशन होती है, इतनी इंक्वायरी होती है, तो वो शायद मैं देख रहा था तो वो बहुत बेजार थी। तो बेहतर है तो मैं कंप्लेन ही ना। तो साइबर क्राइम की वारदातों को कैसे रोका जाए और ख़त्म किया जाए इस मसले को? गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए, इसमें उसमें अमल करना चाहिए। कानून बहुत बन रहे हैं, तेजी से बन रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर अमल दरामद नहीं होना तो कानून की बनाना, उसको रोजाना नया एक्ट बनाना, नए कानून बनाना, ऑर्डिनेंस बनाना, वो तो बेकार है जी। इन चीज़ों से रुकता नहीं। क्या आपको अदलिया आज़ाद नजर आती है? इस वक्त तो मैं तो कहता हूँ तो मुझे तो नजर नहीं आ रही। तो कैसे अदलिया को कैसे मजबूत और फाल बनाया जाए? उसको इंडिपेंडेंट छोड़ें, अदलिया को अपने फैसले करें, पॉलिटिकल जजेस ना ले जी, मेरिट के जजेस ले आए, उनको इंशाल्लाह वो अच्छा काम करेंगे। सर आप एक प्रोफेशनल वकील के साथ लाड़काना के एक आम शहरी भी हैं, लाड़काना के आम शहरियों के अहम मसाइल क्या हैं? सबसे ज़्यादा मसाइल मैं तो देखता हूँ तो सबसे पहले तो उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए जी। दूसरी बात है अमन अमान की, अमन अमान नहीं है लाड़काना में, तवानाई बहरान भी है, तवानाई बहरान है। हाँ, बिजली को तो गर्मियों में रहता है हमेशा, हर साल मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तो देखता हूँ गर्मियाँ जब भी आती हैं तो बिजली गायब हो जाती है। इनके अपने पॉलिटिक्स। लेकिन सर आपने जैसे कि बीच में फरमाया था कि पीपल्स पार्टी का होल्ड है और माजी से मुसलमान का होल्ड चलता चला आ रहा है,
اس حوالے سے حکومت وقت کی کیا خدمات ہیں اور ضلع انتظامیہ کے کیا فرائض ہیں؟ ضلع انتظامیہ یہاں تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ الگ ہے اور یونین کونسل یونین کونسل وہ الگ کام کر رہی ہے. مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ لارکانہ میں انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. ایک ہی اسکیم کو لوکل گورنمنٹ الگ فنڈس لے رہی ہے, یونین کونسل الگ فنڈس لے رہی ہے, ڈسٹرکٹ کونسل الگ لے رہی ہے, میٹروپولیٹن سٹی کی وجہ سے وہ الگ رہے. امن و امان کے حوالے سے لارکانہ کی کیا صورتحال ہے؟ امن و امان لارکانہ کا ٹھیک نہیں ہے. یہاں جتنے بھی ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, ان کی حکومت چلتی ہے, ایس ایس پی ان کے وقت سے چلتا ہے, دوسروں کو وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. پولیس پارٹی میں زیادہ تر لارکانہ میں جو آبزرویشن کی میں دیکھا وہ زیادہ تر اس قسم کے لوگ ہیں جو غریبوں کو بہت تنگ کرتے ہیں, بہت سے جرائم بھی کرواتے ہیں اور ان کو پولیس کا شیڈو بھی ہے جس کی مدد سے وہ کام کرتے ہیں. تو آپ کی نگاہ میں اس کی روک تھام کس طرح ممکن ہے؟ جب تک تعلیم نہیں ہوگی لوگوں کے پاس, شعور پیدا نہیں ہوگا, ان کو یہ بتایا نہیں جائے گا تو بھائی سب سے پہلے قانون ہے, سب سے پہلے انصاف ہوگا آپ کو, تب تک تو میرے خیال میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا. سر کشمیر پہ بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاسی. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم, آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ میں ایک لبرل آدمی ہوں, میں تو سوچتا ہوں کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے, اس کو آزاد چھوڑنا چاہیے. تو بھائی آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنا الگ ملک بنائیں گے, پاکستان کے ساتھ رہیں گے, انڈیا کے ساتھ رہیں گے. میں تو رائے لینی چاہیے. میں اس رائے کا ہوں تو ان کو ان کے حق پہ چھوڑ دینا چاہیے. وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ مودی سرکار کا عمدہ قانون کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمیر جیل میں قید ہے. مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار مودی سے یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ انصاف تو کورٹوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ پولیٹیکلی جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ان کے ساتھ, سیاست سب کا چیز رائٹ ہے. سیاست وہ بھی کرتے ہیں, پاکستان میں بھی ہوتی ہے, یاسین ملک بھی سیاست کرتا ہے, بی بی مشال بھی کر رہی ہے, لیکن اس کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. یہ دنیا کا قانون ہے, تو جو جوابدار ہے اس کو آپ وکیل دیں, آپ اس کی اپنی مرضی کا وکیل ہو, اس کو پیش ہونے دیں. جو قانون ہے اس کے ساتھ وہ ٹریٹ کیا جائے. دنیا میں قانون چلتے ہیں, دنیا میں کورٹیں چل رہی ہیں, جو انٹرنیشنل کورٹیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں, تو ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. اگر کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے, افواج پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر, وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کاوشوں سے کچھ راہ ہموار ہوں گی؟ میں جب سے طالب علم تھا تو یہ باتیں سن رہا ہوں, تو کشمیر کو انٹرنیشنل لیول پہ اجاگر کر رہے ہیں. آج تک وہ کشمیری کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھی کوئی پریس کی میڈیا کی حد تک تو کر رہے ہیں, باقی وہ سنسیئرٹی یا پیج پہ کام نہیں کر رہے ہیں. سب کا اپنا اپنا موقف ہے. وہ پاکستان آرمی کہہ رہی ہے کہ اس طرح سے کشمیر کو آزاد کرائیں, سول انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح سے یہ کام کریں. جب تک یہ ایک نہیں ہوگی, ان کے ساتھ سچائی نہیں ہوگی, تب تک یہ تو بس خبریں چلتی رہیں گی, ہم سنتے رہیں گے. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 1 مئی 2026 کو منعقد ہو رہی, جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب فرما رہے ہیں اور مہمان خصوصی یاسین آزاد صاحب ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو سالگرہ کو مبارکباد دیتا ہوں. کہتا ہوں کہ کشمیریوں کو آواز کو بلند کیا جائے, کشمیریوں کو سنا جائے. ان کے جائز حقوق ہیں, وہ کہاں کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ ان کا رائٹ ہے, ان کو ملنا چاہیے. یاسین آزاد صاحب آ رہے ہیں سالگرہ میں, میں
रख देता हूँ और उसको भी अपील करता हूँ तो कम से कम कश्मीर के मसाइल पे हक पे बात करें। जी यहाँ तक नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम तक भी जाए, या इंटरनेशनल लेवल की यासीन नवाज साहब जाते रहते हैं तो बात करें, उनके हक हकूक़ की बात करनी चाहिए। उनके साथ वो जो जुल्म हो रहा है वो सही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि किसी के साथ जुल्म ना हो, नाइंसाफ़ी ना हो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस चीज़ का ये मुझे तो इल्म नहीं है, बनेगा या ना बनेगा, खुद मुख्तारी दी जाए। मुख्तारी के मैं हक में जी। इस तक तो हूँ, पर ज़्यादातर फैसले का हक उनको चाहिए, जी, उनको बिल्कुल। करना है, मुझे नहीं करना। मुझे कश्मीर, मैं तो रहता भी नहीं, मैं लाड़काना में बिल्कुल रहता हूँ। जी वो कश्मीर से पूछे तो वो कहाँ रहना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। पाकिस्तान के रहना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, आज़ाद रहना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। ये राइट सिर्फ कश्मीर का है, राइट। मेरा नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का, बड़ी नवाजिश आपकी, थैंक यू।